हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनजे व्यूज़ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मगध का उत्कर्ष। ये जो है प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी बात दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बाद की बात है ये। तो उसमें उस समय 16 महाजनपदों का जो है विकास हो रहा था। उसी 16 महाजनपदों में से एक जो जनपद था वो था मगध। तो आज हम जानेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसके कौन कौन से वंश थे और इसके वंश के कौन कौन से राजाएं थे जो प्रतापी राजा हुए। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप चाहते हो कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे उन्हीं टॉपिक को डिस्कस किया गया है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये वनडे एग्ज़ाम से लेके IAS PCS तक की सारे एग्ज़ामों में ये देखने को क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मगध का उत्कर्ष या मगध का उदय। तो दोस्तों, जो 16 प्राचीन महाजनपद थे उसमें से एक जनपद कौन सा था? उसमें से एक जो जनपद था वो था हमारा मगध। जो मगध जनपद था उसकी जो सीमा थी वो उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थी। कहाँ थी? उत्तर से गंगा में, और ये उत्तर मान लीजिए, उत्तर से गंगा में और दक्षिण में विंध्य पर्वत तक थी। और पश्चिम और पूरब में चंपा से लेके दक्षिण में सोन नदी तक थी। तो ये जो था इसका विस्तार था, इसकी सीमाएं थी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये मूलतः बिहार का एक आसपास का सारा एरिया था जो मगध में आता था। और अब बात की जाए तो कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में पड़ेगा, कुछ नेपाल में पड़ेगा और कुछ हमारे भारत देश में पड़ेगा। तो मगध के जो सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे हमारे बृहदत्त। कौन थे? जो बृहदत्त। जो मगध का जो सबसे प्राचीन वंश था उसके संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बृहदत्त। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोला है मगध के उन्नति के क्या कारण थे? भाई, कोई जो साम्राज्य है या राज्य है उसकी उन्नति के मूलतः 3 कारण हो सकते हैं: आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक। तो दोस्तों, आर्थिक कारण की बात करें तो जो मगध राज था, यहाँ की जो आपकी जो मिट्टी थी वो काफ़ी उपजाऊ थी, जलोढ़ मिट्टी थी, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी थी। और यहाँ पर जो है वो आपको लोहा तांबा से खनिज से भरपूर था। तो यहाँ पर जो खेती होती थी उसमें अधिशेष बचता था, मतलब कि यूज करने के बाद भी फसल बच जाती थी। तो उसका क्या करते थे? वो बेच देते थे, जिससे कि वो दिन ब दिन उन्नत होते चले गए। और तांबा था, लोहा था, तो ये खनिज थे। तो इससे क्या हुआ? इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई। अब राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राजनीतिक स्थिति में जो इसमें जो राजाएं हुए वो काफ़ी, उसमें से कुछ राजा काफ़ी प्रतापी राजा हुए जिन्होंने इस साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। तो आपको बात पता चल गई कि आर्थिक बात क्या है, राजनीतिक क्या है। और नेक्स्ट है भौगोलिक। अब किसी भी राज्य के लिए भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रखती है। जो ये था, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिससे कि दुश्मन इस पर आक्रमण करने की सोच नहीं सकते थे। ये ऊपर थे, ऊपर से नीचे आक्रमण करना काफ़ी आसान होता है। और ये नदियों के मुहाने पे था। अगर नदियों के मुहाने पे था तो आसपास की मिट्टी जो थी वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी थी। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण इनके पास फसल ज़्यादा होती थी, तो उससे ये उन्नति की ओर बढ़ते चले गए। तो इन 3 कारणों के कारण थे मुख्य, जिससे इसका उन्नति या विकास हुआ। तो मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? शुरुआत में जो स्टार्टिंग में मगध की राजधानी थी वो राजगिरी है। उसको कहीं कहीं किताबों में गिरिव्रज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरिव्रज, मतलब जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो उसको क्या बोलेंगे? गिरिव्रज या राजगृह। तो एक थोड़ा सा इंट्रो था आपका मगध राज का। अब जो मगध राज्य के जो 3 मेन वंश थे, कौन कौन से थे? हर्यक वंश थे, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था। इसके बाद यूनानी आक्रमण हुआ, फिर मौर्य हुआ। तो वो बात की बात है। ये 3 इसमें हम पढ़ेंगे कि मगध राज के 3 जो वंश थे इनके बारे में बात करेंगे। तो पहला वंश हमारा क्या है? हर्यक वंश। क्या है? हर्यक वंश। अब भाई, हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बिंदुसार समझ लें। बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। बिंदुसार को हम कहाँ पढ़ेंगे? बिंदुसार को हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य में, और बिंबिसार को इसमें पढ़ेंगे। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और इनका जो दूसरा नाम था उसे क्या कहते थे? श्रेणिक। क्या कहते थे? श्रेणिक। तो आपको याद रखना है, जो हर्यक वंश था इसके संस्थापक कौन थे?
बिंबिसार। और उसका जो नाम था, दूसरा उपनाम क्या था, श्रेणिक नाम था। ये किस धर्म को मानने वाला था? तो दोस्तों ये जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अब भाई जो संस्था हो गई, अब इसके बाद इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी वही रही, क्या? राजगिरी। क्या रही? राजगिरी। जिसे क्या बोलते हैं? गिरिब्रज। तो ये थी इसकी राजधानी। और ये किसके समकालीन था? तो दोस्तों इसको जो है बिंबिसार को गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता है। क्या माना जाता है? पुराने लेखों में बताया गया है कि बिंबिसार जो था वो किसके समकालीन था? वो महात्मा गौतम बुद्ध के समकालीन था। इसने लगभग 52 साल तक की, 52 ईयर्स तक की अपने जो है साम्राज्य पर राज किया या शासन किया। और इसके जो वो था आपका, इसका जो साम्राज्य था, इसका दरबार था, उसमें एक वैद्य पाए जाते थे, राज वैद्य, जिनका नाम था जीवक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर्यक वंश में बिंबिसार के शासन के टाइम पर जो राजवैद्य थे वो उनका नाम था जीवक। जीवक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने एक बार महात्मा बुद्ध की सेवा की थी जब वो बीमार पड़े थे। तो किसने? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को उनकी सेवा करने के लिए भेजा था। और एक बार क्या हुआ था, अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसे पीलिया कहते हैं, तब उनकी सेवा करने के लिए किसे भेजा था? तब उसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो इसलिए जीवक जो है इम्पॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, जिसे श्रेणिक नाम से जानते थे, या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसके जो राजवैद्य थे वो कौन थे? जीवक इसके राजवैद्य था। और किसके समकालीन था? ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था। और इसने 52 वर्षों तक शासन किया था। कितने? 52 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों द्वारा करता था। इसकी एक खास बात यह है कि ये युद्ध पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। ये क्या करता था कि जिस राज्य पे इसको कब्जा करना है तो वहाँ पर ये विवाह कर लेता था या शादी कर लेता था। अलग ही किस्म के राजा थे ये। और अन्य राजा जो थे वो युद्ध करते थे, ये क्या करते थे? ये जो है वहाँ पे शादी या वैवाहिक संबंध बनाते थे। एक पुराने प्राचीन लेखों में ये भी कहा गया कि इनकी कम से कम 400 प्लस रानियाँ थी। मतलब 400 से 500 साल में दिन दोस्तों कितने होते हैं? 365। तो मतलब ये एक दिन में एक रानी को भी टाइम दे पाते थे। तो ऐसे ये राजा थे, इनके पास 400 प्लस रानियाँ थी। नेक्स्ट है हमारी इनकी प्रमुख रानियाँ जो देखने को मिलती हैं। जो प्रमुख रानियाँ वो कौन सी हैं? महाकौशला, चेलना और क्षेमा। ये इनकी 3 प्रमुख रानियां हैं। कौन कौन सी? महाकौशला, चेलना और क्षेमा। महाकौशला कहाँ है? ये है कौशल देश की। कहाँ की है? कौशल की राजकुमारी थी महाकौशला। चेलना कहाँ की थी? वैशाली राज की राजकुमारी थी चेलना। और क्षेमा ये कहाँ की थी? ये पंजाब की राजकुमारी थी। तो इन तीनों से इन्होंने क्या किया था? विवाह कर लिया था। तो विवाह किया तो इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या था? अजातशत्रु। क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने पिता की हत्या करके फिर अब वो राजगद्दी पे बैठा था। इसलिए इस वंश को क्या बोला गया है? पितृहंता वंश। क्या बोला गया है? पितृहंता वंश, जो अपने पिता की मृत्यु करके शासन करता था। और पहला जो शासक था वो पितृहंता, वो कौन था? अजातशत्रु। ये आपको ध्यान रखना, जो पहला शासक था जो अपने पिता को मारने के बाद गद्दी पे बैठता है वो था अजातशत्रु। और जो वंश था वो क्या था? हर्यक वंश था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु का जो दूसरा नाम था उसे कोणिक कहते थे। क्या कहते थे? कोणिक कहते थे। इसने करीब 32 वर्षों तक की राज्य किया था। कितने दिनों तक की? 32 वर्षों तक इसने शासन किया। और ये जैन धर्म का न्यायी था। किसका था? जैन धर्म का। और जो इसके पिता थे बिंबिसार, वो किसके थे? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसने वैशाली राज्य को जीता था। किसको जीता था? वैशाली राज्य को। अब आप कहेंगे कि जो वैशाली राज्य की तो राजकुमारी जो थी इसकी जो फादर थे उसकी वाइफ थी चेलना। लेकिन अभी आप सोचिए, अपने पिता की जब ये हत्या करके शासन गद्दी पे बैठेगा तो ये कहाँ पे इसका जो है साथ देगा? तो इसने क्या किया? अपने मंत्री जो थे इसके वास्कर के साथ मिलकर इसने वैशाली राज्य को जीत लिया था। किसने? अजातशत्रु ने। इसे क्या कहा जाता है? पितृहंता भी कहा जाता है। और इस वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश।
और शासक कौन है पितृहंता, वो है अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अजातशत्रु के दो प्रमुख हथियार थे, क्या थे? इसके दो प्रमुख हथियारों की बात की गई है। एक का नाम था रथमूसल, एक का नाम था महाशिला कंटक। आपने पुराने युद्धों में देखा होगा, या भी जल्दी पिक्चर आई थी आपकी बाहुबली, उसमें क्या दिखाते हैं कि वो रथ एक नहीं दिखाते हैं जिसमें वो कटर वटर लगा होता है, उसी हिसाब से रहा होगा रथ ये, तो इसे क्या बोलते हैं? रथ मूसल। और दूसरा क्या था? महाशिला कंटक। शिला आरा मतलब पत्थर, ये चारों तरफ से वैसे भी पहाड़ियों से घिरे हुए थे, तो ये पत्थरों से मार के जो है सेनाओं को मार दिया करते थे। तो इसके प्रमुख दो हथियार आपको याद रखने हैं, रथ मूसल और महाशिला कंटक। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है, ये है कि जो पहली बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, वो किसके टाइम पे हुई थी? अजातशत्रु के शासन के समय में हुई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 483 ईसा पूर्व जो बौद्ध संगति हुई थी पहली, वो किसके शासन काल में हुई थी? वो हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। क्या? पहली बौद्ध संगति। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र उदयन राजा बनता है। चलिए, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने फादर को मार दिया था, तो अब इनकी मृत्यु भी तो इसी तरह होनी थी, तो उसके पुत्र ने क्या किया? इसकी हत्या कर दी। तो इसका पुत्र कौन था अजातशत्रु का? वो था उदयन। कौन था? उदयन। कहीं कहीं पे उदयन भी है, तो इसका पुत्र था उदयन। उसको मार के क्या करता है? राजगद्दी पर बैठता है। और जो उदयन था वह गंगा सोन नदियों के मुहाने पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। कहाँ पे? गंगा सोन और गंडक नदी के मुहाने पर क्या बसा है हमारा? पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में हम पटना नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पटना नाम से जानते हैं। ये किसका अनुयायी था? ये था जैन धर्म का अनुयायी था। ये जैन धर्म का अनुयायी थे। इनके पिताजी जो थे अजातशत्रु, वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे। और जो इसके पिता थे बिंबिसार, वो क्या थे? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो आपको इतना याद रखना है। जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो क्या था? नाग दशक। क्या था? नाग दशक इसका हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो ये पूरा आपको हर्यक वंश की मैंने बता दी बात। अब नेक्स्ट कौन सा है? दूसरा शिशुनाग वंश। हर्यक वंश देख लिया आपने, अब देखते हैं चलिए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में क्या है? शिशुनाग ने हर्यक वंश के राजा की हत्या कर अपने वंश की स्थापना की थी। किसकी? शिशुनाग वंश के जो शिशुनाग जो थे, शिशुनाग वंश के जो राजा शिशुनाग थे, इन्होंने नाग दशक जो कि हर्यक वंश का था उसकी हत्या करके अपने वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई वैशाली, और इसकी क्या थी? राजगिरी थी। उससे पहले क्या था? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। तो पहले राजधानी राजगिरी थी, फिर शिशुनाग वंश ने क्या किया? अपनी राजधानी किसको बना लिया? वैशाली राज्य को। किसको? वैशाली को। इस वंश का दूसरा प्रमुख शासक कालाशोक बना। कौन बना? इस वंश का जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था कालाशोक। हो सकता है ये काला इस वजह से इसका नाम कालाशोक रखा हो। कालाशोक बना, और इसी के शासन काल के दौरान दूसरी बौद्ध संगति हुई जो कि वैशाली में आयोजित की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। पहली हमारी हुई थी कहाँ पे? राजगिरी में हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे, और दूसरी जो हुई वो वैशाली में हुई। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल के दौरान। तो दो नाम आपको याद रखने हैं। जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, दूसरी जो हुई थी कालाशोक के टाइम पे हुई थी। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो क्या था? नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन जो था ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। चलिए ये बात हो गई शिशुनाग वंश की। अब तीसरा है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना कैसे होती है? जो नंद वंश का संस्थापक हैं वो थे महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद क्या करते हैं? इसकी हत्या करते हैं। उसके बाद ये जो है बनते हैं संस्थापक किसके? नंद वंश के। और जो महापद्म नंद था ये पहला गैर क्षत्रिय राजा था। प्राचीन लेखों में इसको बताया गया कि ये नाई जाति से था। किस जाति से था? नई जाति से था। और ये पहला गैर क्षत्रिय राजा था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने एक राट, सर्व छत्रांतक तथा द्वितीय परशुराम की उपाधि भी धारण की थी। सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, और
परशुराम के साथ तुलना की गई तो आप मान सकते हैं कि ये कितना गुस्सैल या रहा होगा। इसने क्या किया, इसने कलिंग को जीता, जिसे वर्तमान में हम उड़ीसा नाम से जानते हैं, और बाद में इसी कलिंग को अशोक जीतते हैं और कौशल को अपने साम्राज्य में मिलाता है या उसका दमन कर देता है या अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौन? महापद्मनंद। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। और इस वंश की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने क्या था, ये फेमस था अपनी विशाल सेना के लिए। इसके पास जो सेना थी वो काफ़ी विशाल थी और धनी राज्यों में ये गिना जाता था। इसके पास धन दौलत भी भरपूर थी। अब धनानंद की बात करते हैं कि ये बहुत ही क्रूर या बेहुदा शासक था। क्या था? क्रूर शासक था। धनानंद के दरबार में ही चाणक्य रहते थे। कौन रहते थे? चाणक्य। कहाँ पे रहते थे? धनानंद के दरबार में। दोस्तों एक बार क्या होता है, एक सभा होती है जिसमें धनानंद क्या करते हैं, चाणक्य को अपमानित करते हैं, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसके ऊपर आक्रमण करते हैं और इस वंश का नाश कर देते हैं, जिसका नाम है नंद वंश का नाश। तो कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर चाणक्य कर देते हैं। और ये भी बताते हैं कि जो सिकंदर था, सिकंदर महान, वो धनानंद के समकालीन था। अब सिकंदर की बात होगी वो आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, जब यूनानी और ईरानी आक्रमण होता है। तो आपको यहाँ तक ध्यान रखना। और बात रही चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य को हम किस में पढ़ाएंगे? मौर्य वंश में पढ़ाएंगे, जो कि एक अलग ही अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको जो है एक अलग वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो ये हमारे थे मगध राज के 3 प्रमुख वंश। क्या क्या थे? हर्यक वंश, दूसरा क्या था? शिशुनाग वंश, तीसरा था नंद वंश। इसको एक सीक्वल में याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इसको जो है सीक्वेंस में लगाने पे बोल देता है। तो पहला थे हमारे हर्यक वंश, दूसरे थे शिशुनाग वंश और तीसरे थे नंद वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, जिनका दूसरा नाम क्या था? श्रेणिक था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी बनाई थी। ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे और इनके राज में एक राजवैद्य पाए जाते थे जिनका नाम था जीवक। तो आपको इतना इनके बारे में याद रखना। इनकी 3 प्रमुख रानियां थी, महाकौशला, चेलना और क्षेमा। और इसका पुत्र था, उसका नाम क्या था? बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और राजगद्दी पे बैठा। इस वंश को पितृहंता वंश की उपाधि भी दी गई है। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था। ये 32 वर्षों तक शासन करता है और इसके जो पिता रहते हैं वो 52 वर्षों तक शासन करते हैं। ये बौद्ध धर्म को मानते थे और ये जो अजातशत्रु था ये किसको मानता था? जैन धर्म को मानता था। नेक्स्ट आते हैं जैन अजातशत्रु के 2 प्रमुख हथियार थे। कौन कौन से हथियार थे? एक था रथमूसल, दूसरा था महाशिला कंटक। क्या था? रथमूसल और महाशिला कंटक। और पहली जो बौद्ध संगति होती 483 ईस्वी में, वो अजातशत्रु के टाइम पर ही होती है राजगिरी में। कहाँ होती है? राजगिरी में होती है। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु की हत्या करता है उसका पुत्र उदयन, और उदयन जो है वो अपनी जो है एक नगर बनाता है जिसका नाम है पाटलिपुत्र, जो गंगा, सोन और गंडक नदी के मुहाने पर बसा है, जिसको वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। और ये जैन धर्म को मानने वाला था। जैन धर्म का अनुयायी कौन था? उदयन था और अजातशत्रु था। और बौद्ध धर्म को मानने वाला कौन था? वो था बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन बनता है? वो बनता है नागदशक। और नागदशक की हत्या करके शिशुनाग क्या करते हैं? नागवंश की स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं वैशाली। और इस वंश का जो दूसरा सबसे प्रमुख शासक था वो था कालाशोक। कालाशोक के दौरान ही दूसरी बौद्ध संगति होती है, जो कि कहाँ होती है? वैशाली में होती है। तो इसलिए कालाशोक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे दूसरी बौद्ध संगति होती है जो वैशाली में होती है, और पहले कहाँ होती है? राजगिरी में होती है। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है नंदीवर्धन, जिसको हत्या करके महापद्मनंद आते हैं। ये पहले ऐसे गैर क्षत्रिय राजा थे, ये जात के नाई हुआ करते थे, प्राचीन इतिहास में बोलते हैं। और इनको एक राट और क्या बोलते हैं? सर्व छत्रांतक या द्वितीय परशुराम की उपाधि दी गई है। इन्होंने कलिंग को जीता था तथा कौशल का दमन किया था। इनकी जो प्रमुख थे ये इनके विशाल सेना के लिए प्रख्यात थे। धनी राज्य था
और इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? धनानंद थे। और धनानंद के दरबार में चाणक्य पाए जाते थे, तो चाणक्य का अपमान कौन करते हैं? धनानंद, जिसके कारण वो अपमानित होकर चले जाते हैं और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ धनानंद की हत्या कर नंद वंश को खत्म कर देते हैं। और वहां से फिर शुरुआत होती है हमारे किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इसके बारे में हम एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा मगध का उत्कर्ष या मगध का उदय। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।